हेलो एवरीवन। अब हमारे पास आपने जो लास्ट वीडियो देखी होगी उसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे अपना कैपेसिटेंस का। और जितने भी बेसिक्स थे कैपेसिटेंस के वो हमने सारे कवर कर लिए थे। बेसिक्स कवर करने के बाद आप देखोगे कि हमारे सिलेबस में क्या है, कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस हैं, कुछ रिजल्ट्स बनते हैं जिनका यूज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और आपके पास उन्हीं के बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज भी देखने को मिलते हैं। तो अब हम अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कैपेसिटेंस वाले को, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट डेरिवेशन आती है वो है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये हमारे पास क्या है, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके लिए हमने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कैपेसिटेंस की वैल्यू को आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, कंसीडर किया हुआ है, जिसके सेंटर पे ये जो सेंटर पॉइंट है ओ पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, क्यू चार्ज प्रेजेंट है। और इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो रेडियस है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से। तो देखो थ्योरी में कैसे लिखना है हमने, कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर किया है, यानी आइसोलेटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो चार्ज हमने कंसीडर किया रहे होगा, ठीक है, उसी की वजह से आपके पास नेट फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, बाहर से कुछ और एक्स्ट्रा एनर्जी वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए कहीं पे बात करी जा रही है। लेट ए चार्ज क्यू बी गिवन टू द स्फीयर व्हिच इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ओ। और हमने वही लिख दिया कि हमारे पास क्या है, एक चार्ज है क्यू जो कि कहां पे कंसंट्रेटेड है, कहां पे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटर। ठीक है जी। अब हम क्या, डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है तो कैपेसिटेंस के लिए आपके पास फॉर्मूला बन रहा था सिंपल सा, क्यू बाय वी। ये आप सभी ने पढ़ा हुआ कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल से ही स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज, पोटेंशियल के लिए हमने जो रिजल्ट पढ़े थे, आपने देखा होगा प्रीवियस जब हम रिजल्ट्स बना रहे थे, इसी इसी चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था तो सिर्फ किस किस कंसेप्ट की बात करी थी, पोटेंशियल की बात करी थी। वहीं पे हमने रिजल्ट बनाया, क्या था रिजल्ट हमारे पास, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये रिजल्ट था पोटेंशियल के लिए। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाके देख लें ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो पाए। ठीक है, तो इसको हमने पोटेंशियल के लिए रिजल्ट लिख लिया, v के लिए रिजल्ट लिख लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर हमारे पास रिजल्ट होता है। फिर हम लिखेंगे अपनी फेवरेट लाइन, वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट हमें पता है कैपेसिटेंस का क्या रिजल्ट है, ये लिखा हुआ है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो अब इसको हम क्या बना देंगे, क्यू बाय वी, ये आ गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू यानी v की वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दो। तो हम क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर दिया सेकंड में, तो क्या कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिला, c इक्वल्स टू क्यू, यहां से क्यू आ गया, डिवाइड बाय v की वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर। कुछ ऐसा सा रिजल्ट था। तो आप देखो ये दोनों टर्म डिवाइड के डिवाइड में, ऐसा ही है ना, डिवाइड के डिवाइड में दोनों टर्म, तो ये कहां चली जाएंगी, ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएंगी और क्यू से क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। तो C के लिए क्या रिजल्ट बनेगा, कैपेसिटेंस के लिए क्या रिजल्ट बनेगा, स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये वैल्यू आएगी। अब आपको पता है ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसके लिए तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है कितनी, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है जी, ये आपके पास इसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है। अब यहाँ पे इसका मतलब है जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्ट किसके साथ रिलेशन बना रही है, आर के साथ रिलेशन बना रही है। अगर आप कांस्टेंट हटाते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, यानी सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, आर के साथ। यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो रहेगी वो इस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा रेडियस की वैल्यू रहेगी उतनी ज्यादा आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी। रेडियस ज्यादा यानी आपके पास स्फीयर भी क्या होगा, बड़ा, ज्यादा बड़ा स्फीयर होगा तो उसमें कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज करती चलेगी। ठीक है जी, तो ये तो स्फीयर का केस था। अब हमारे पास प्लेट्स के केस बनेंगे। आपने जो एग्जांपल लिखे थे कि कहां कहां पे आप स्टडी करते हो, तो अब ये पूरी की पूरी डेरिवेशन थी, सिंपल था। हमने v की वैल्यू फाइंड आउट करी, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है क्या अपन v उसमें पुट करी, सॉल्व किया और आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। 3-4 स्टेप में ये डेरिवेशन खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारे पास, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे आपने स्फेरिकल कंडक्टर का केस किया था, अब हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर की जगह पे क्या है, हमारे पास
पैरेलल प्लेट्स देखने को मिलेगी कि दो प्लेट्स होंगी, आप आपस में आमने सामने रखी होंगी और उनके बीच में आपके पास क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब देखो है क्या, लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स। ये दो प्लेट्स हैं आपके पास, ये कौन सी प्लेट है आपके पास, पॉजिटिव 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 चार्ज प्लेट है, और ये कौन सी है, नेगेटिव 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 चार्ज। ठीक है जी, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है हमारे पास और एक नेगेटिव है। जहां पे चार्ज पॉजिटिवली प्लेस किया है वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, प्लस सिग्मा, और जहां पे नेगेटिव चार्ज प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, माइनस सिग्मा। अब यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, स्मॉल डी। तो यहाँ पे लिख दिया है कि दोनों के बीच में लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और ये हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखने को मिल रहा है। एंड प्लेट एस इज गिवन इक्वल, इसका नाम एस है आपके पास, इसका नाम आर है। दोनों में यहाँ पे देखो आपने क्या लिखा है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। आर पे कौन सा, इक्वल पॉजिटिव चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट करवाया है, और एस पे आपने इक्वली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है। अब जब आपने ऐसे करवा दिया तो सरफेस डेंसिटी देखने को मिल जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन। इन दोनों के बीच में देखो, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक तरफ आपके पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में क्या डेवलप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रही है। तो उसके लिए क्या रिजल्ट है हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट आपने लास्ट प्रीवियस डेरिवेशंस में भी यूज किया है, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है ये क्या होती है हमारे पास, फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी। ठीक है जी, तो इसको बना लोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आपने इक्वेशन फर्स्ट बना ली, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, नेक्स्ट, बट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू किसके बारे में बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है हमारे पास, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। यहाँ पे क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल, यानी आपके पास एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, तो वहां पे आपके पास पोटेंशियल देखने को मिलेगा। यानी आपके जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर। आर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे आपके पास आर जो है वो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हमने किससे लिखा हुआ है, डी से लिखा हुआ है, तो इसी को चेंज करके क्या कर दोगे आप, डी आ जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल को आप किससे लिख दोगे, वी से लिख दोगे। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, E इक्वल्स टू वी बाय डी। क्या फॉर्मूला बन गया, E इक्वल्स टू वी अपॉन डी, और इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड बना देंगे। तो दो इक्वेशन बन गई, एक बनी E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक आपके पास क्या बनी, E इक्वल्स टू वी बाय डी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इसी इक्वेशन को V हमें चाहिए हो, यहां से V तो चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा है ना कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो C इक्वल्स टू Q बाय V होता है, तो हमें यहां से V तो चाहिए। तो क्या V बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसी इक्वेशन में V इस तरफ रखो, D को दूसरी साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, E इंटू डी इक्वल्स टू V। ये बन जाएगी मेरे पास क्या, थर्ड इक्वेशन। अब देखो आपके पास ये थर्ड इक्वेशन आई है, यानी V की वैल्यू बना रहे हैं हम, V इक्वल्स टू E इंटू डी। तो क्या E के लिए तो हमने इक्वेशन फर्स्ट बना रखी हुई है, तो क्या E की वैल्यू पुट करी जा सकती है, यहाँ पे की जा सकती है। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन थर्ड। तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू बन जाएगी, V की वैल्यू बन जाएगी। कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, बस वैल्यू पुट करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, सेकंड बना ली थी हमने, उसके बाद हमने ये थर्ड इक्वेशन भी बना ली थी, V इक्वल्स टू E इंटू डी। अब आगे चलते हैं। अब जब आप फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर रहे हो, यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करी जा रही है, बोल रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर दो, यानी कि ये जो E की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो। आप इस E को क्या कर देना है आपने, रिप्लेस कर देना। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे आपके पास कुछ ऐसा सा दिखेगा, V इक्वल्स टू E की वैल्यू कितनी थी आपके पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू साथ में क्या है हमारे पास D। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर फोर्थ, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर्थ, V इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा D। ठीक है, अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, मतलब एक फार्मूला पढ़ा है कि आप ये निकाल सकते हो सिग्मा की वैल्यू कैसे, चार्ज अपॉन एरिया। ये कितना होता है हमारे पास, चार्ज अपॉन एरिया कहां पे पढ़ी थी, जब आपने सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, चार्जेस का सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, वहां पे आपके पास ये फार्मूला था। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 बना लिया।
तो हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन है, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस सिग्मा की जगह पे ये वाली वैल्यू को क्या किया जा सकता है, हमारे पास पुट करवाया जा सकता है क्यू अपॉन ए करके। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ से देखो v का v आ गया, ठीक है, सिग्मा की जगह पे क्या आ गया, क्यू अपॉन ए, ये आ गया क्यू अपॉन ए, यहां से आ गया इनटू डी, और यहां से क्या आ गया एप्सिलॉन। तो ये बन गई मेरे पास सिक्स्थ इक्वेशन। ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट बना है किसके लिए, पोटेंशियल के लिए, यानी v के लिए। ठीक है जी, किया क्या हमने, E के लिए रिजल्ट लिखा, वहां से आपने किसके लिए रिजल्ट बनाया, और यहां से बनाया आपने इस V के लिए, पोटेंशियल के लिए रिजल्ट। फिर जो V की वैल्यू थी वो किसके इक्विवेलेंट थी, E इंटू डी। E का जो रिजल्ट बनाया था उसे पुट कर दिया, पुट करने के बाद आपने सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, और जैसे ही आपने पुट किया आपके पास क्या रिजल्ट बना, V इक्वल्स टू क्यू डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये बन गई मेरे पास सिक्स्थ इक्वेशन। अब देखो, वी नो दैट, हमें पता है, सब कुछ पता है हमें, हमें क्या क्या पता है, हमें पता है C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, क्योंकि सडनली हमें याद आया हमें तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, और कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई वी। तो क्यू और V की वैल्यू पुट कर देते हैं जो बनाई थी। ये जो सिक्स्थ इक्वेशन है यहाँ पे पुट करी V की वैल्यू आपने, तो क्या वैल्यू आई, क्यू डी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये डिवाइड के भी डिवाइड में टर्म ये कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बहुत ही ज्यादा बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये फार्मूला है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये बार बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला यूज किया जाता है, अलग अलग जगह पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें क्या समझ आया कि जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात होगी, ये तो आपके पास कांस्टेंट रहने वाला फ्री स्पेस के लिए। अब ए के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है, कैपेसिटेंस जो होती है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एरिया के साथ बनाती है डायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन बनाती है हमारे पास, एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन, और जो उनके बीच का डिस्टेंस रहता है उसके साथ कैसा रिलेशन बनाती है, इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है हमारे पास, ये इनवर्स रिलेशन। तो हमें इस फॉर्मूला से दो फाइनल नेट फाइनल रिजल्ट देखने को मिले, एक तो कि कैपेसिटेंस एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाती है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन जितना बड़ा, आप जब भी कैपेसिटेंस की बात करोगे सॉरी, जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस देखने को मिलेगी, और जितना ज्यादा दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस रहेगा कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। इसीलिए अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा रखनी है तो एरिया ज्यादा होना चाहिए, और दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, हमारे पास कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या थी, पूरी की पूरी डेरिवेशन थी। चलिए आगे देखिए, चलिए जी नेक्स्ट डेरिवेशन देखो, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटेंस ही फाइंड आउट करनी है किसके लिए, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ, और केस किसका है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही केस है। ये आप ये मान के चलो सुपर इंपॉर्टेंट, आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, बार बार रिपीट होती थी हमारे पास एग्जाम्स में, बार बार पूछी जाती है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे देख लो, ये प्लेट्स हमने बनाई है, पैरेलल प्लेट्स बनाई है, और बीच में किसको प्लेस करवाया हुआ है, ये क्या है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, एक तरफ यहाँ पे क्या है हमारे पास, पॉजिटिव 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 चार्ज है, और एक तरफ आपके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो चार्ज रहेगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मेरे पास पी प्लेट है, ठीक है, पी प्लेट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कौन से चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। तो यहाँ पे हर जगह आपके पास पॉजिटिव वाली तरफ क्या दिखेगा, नेगेटिव नेगेटिव, और जो नेगेटिव वाली प्लेट है क्यू, उसके पास कौन सा चार्ज दिखेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहां से लेके यहां तक ये जो आपके पास आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करवाई है, इसकी थिकनेस कितनी है हमारे पास, टी, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है यानी सेपरेशन है वो हमारे पास कितने, किससे लिखी है हमने, स्मॉल डी से। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे हमारे पास पास कर दी होगी। ठीक है, ये सारी कहानी पूरी की पूरी थ्योरी मैंने लिखी नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप वीडियो के नीचे जाओगे तो आपके पास वहां पे ऑप्शन होगा, वहां पे आप देख सकते हो कि आपके पास वहां पे मैंने नोट्स डाल दूंगा इन सभी के, जो आपने प्रीवियस पढ़ा हुआ है वो भी टॉपिक्स और ये भी। ठीक है, तो आप वहां से इसकी थ्योरी देख लेना कि ये पूरी फिगर जो हमने बनाई है उसको कैसे लिखना है। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब दो पैरेलल प्लेट है, इसके बीच में जो कैपेसिटेंस रहेगी उसके लिए तो आपने रिजल्ट बनाया हुआ है,
सी नॉट से लिख दिया हमने, क्या रिजल्ट था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यही रिजल्ट बना था। इसकी मतलब पिछली वाली जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आपने डेरिवेशन स्टडी करी थी उसका फाइनल रिजल्ट। तो ये आपके पास इस इक्वेशन में हमने क्या बना लिया, उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। लेट टी बी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, टी जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो एक तरफ आपके पास पॉजिटिव चार्ज है यानी प्लस सिग्मा, एक तरफ माइनस सिग्मा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो जब भी आपके पास प्लस और माइनस आता है, तो हमने स्टार्टिंग में जब कैपेसिटर पढ़ने स्टार्ट किया था पूरा चैप्टर, तो हमने स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स पढ़ी थी, वहां पे थी हमारे पास क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो पोलराइजेशन हो जाती है, क्या हो जाता है हमारे पास, पोलराइजेशन। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पोलराइजेशन का कंसेप्ट लगेगा, और पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या था, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी। तो आप यहाँ पे लिख दोगे पोलराइजेशन की वजह से आपके पास क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट इक्वल चार्ज होने की वजह से ये कुछ E के लिए रिजल्ट बनता है, ई नॉट माइनस ईपी। अब दोनों प्लेट्स के बीच में अगर अपोजिट चार्ज है तो डिफरेंस भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा दो आपके पास प्लेट्स के बीच में। तो यहाँ पे आप कैपेसिटेंस कैसे, सबसे पहले तो पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो, क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू ई इंटू डी, ये बनाया था। अब यहाँ पे जो E की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, देखो E की वैल्यू किससे लिखी जा रही है, ई नॉट, V इक्वल्स टू E की जगह पे V नॉट, और ये जो आपके पास E की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ कहाँ होगी, जहां जहां ये गैप रहेगा बीच में, देखो बीच में गैप होगा वही वही होगी। तो बीच वाला गैप कैसे निकाल लोगे आप, टोटल D में से T को क्या करके, माइनस करके। तो यहाँ पे क्या आ गया, ई नॉट डी माइनस टी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं कि हमारे पास यहाँ पे E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू ईडी। अब E की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ई नॉट वैल्यू आ जाएगी, ये जो आप वैल्यू यहाँ पे बना रहे हो, और साथ में आप कौन से एरिया से पास कर रही होंगी, देखो ये तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसमें से तो पास करेगी नहीं। तो ये जो खाली स्पेस बच जाएगा प्लेट और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच का, तो उसे कैसे फाइंड आउट करोगे आप, टोटल डी में से टी को क्या कर दोगे, थिकनेस को माइनस कर दोगे, बाकी जो स्पेस बचेगा वो आपके पास वैल्यू वहां से पास हो रही होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नॉट डी माइनस टी प्लस, अब डी डिस्टेंस जो है वो कितना आ जाएगा, ई इंटू टी, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटू थिकनेस जितनी होगी। तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट बनेगा V इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। ये V के लिए हमने एक इक्वेशन बनाई। अब आगे देखते हैं, हमें क्या बताया आपने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ रही है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी आएगी जो हमने इनिशियली पढ़ा था टर्म्स में। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हमारे पास रेशियो होती है किस किस की, ई नॉट बाई ई। तो यहां से क्या मैं ई नॉट की वैल्यू या ई की वैल्यू, ये वाली ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, दोनों करी जा सकती है। तो हम यहां से क्या करेंगे, ई की वैल्यू बनानी है तो ई दूसरी तरफ चल जाएगा के ई नॉट के डिवाइड में चल जाएगा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये ई नॉट की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो तो कैसी सी दिखेगी, ये v इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी और ई नॉट बाई के, ई की जगह क्या आ गया, ई नॉट बाई के बाई टी। अब ई नॉट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में है तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आ गई मेरे पास क्या, सेकंड इक्वेशन, इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। किया क्या, ये जो आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए पढ़ रखी है डेफिनेशन, वहां से फार्मूला यूज किया और आपने क्या किया, ई की वैल्यू फाइंड आउट करी और यहाँ पे पुट कर दी, पुट करी, ई नॉट आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब ये जो ई नॉट है ये किस चीज को बताता है हमारे पास, ये तो पढ़ रखा है हमने, ये होता है हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। और सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, क्यू बाय, सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू बाय, तो सिग्मा की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ई नॉट की यहाँ पे पुट कर देगी। ये जो थर्ड इक्वेशन बनाई हमने, ई नॉट कैसे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, वैल्यू पुट करी आपने, थर्ड इक्वेशन बनाई, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो कुछ ऐसी सी देखने को मिलेगी, ई नॉट की जगह पे क्या आएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब ये डेरिवेशन खत्म नहीं हुई, अभी हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट नहीं करी, कैपेसिटेंस के लिए तो फॉर्मूला बनता है ना हमारे पास, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, चलिए अब यहां तक आपने ये सॉल्व कर लिया था, इक्वेशन नंबर 4 बना ली है, v इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस टी अपॉन क्यू, टी अपॉन के। ये आ गई मेरे पास कौन सी इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। अब आगे देखते हैं,
हमें पता है कि हम तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने वाले थे, तो कैपेसिटेंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, नाउ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए क्या, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला आता है, क्यू अपॉन वी। तो आप क्या करोगे, क्यू अपॉन वी, हमने फिफ्थ इक्वेशन बना ली। फोर्थ इक्वेशन जो v की वैल्यू है वो इसी फिफ्थ इक्वेशन में क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। ठीक है जी, जो फोर्थ इक्वेशन यानी v की जो वैल्यू बनाई थी वो आप क्या कर दोगे, फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से c इक्वल्स टू क्यू और v की जगह पे उसका रिजल्ट आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस टी अपॉन क्यू के। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये ए क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड के डिवाइड में कहां चले जाएगा, मेरे पास ऊपर चले जाएगा। ऊपर चले जाएगा तो क्या रिजल्ट बनेगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी ब्रैकेट में डी आपके पास क्या है, ये 1 माइनस डी टी बाई डी प्लस टी अपॉन डी के। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गई सिक्स्थ इक्वेशन। यानी ये जो इक्वेशन लिखी है आपने, आपके पास क्या था, ये जो रिजल्ट था, इन्होंने क्या क्या किया, ये जो आपके पास रिजल्ट बन रहा है, यहां से डी बाहर ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। अब अगर आप डी को बाहर ले जाते हो इस इक्वेशन में, ध्यान से देखना, अगर इस इक्वेशन में डी बाहर, तो इसके पास तो था डी, तो यहाँ पे तो 1 बन जाएगा। क्या इसके पास था डी, नहीं है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, ऐसे, क्योंकि अगर, अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में डी बाहर ले गए हम, प्लस इसके पास, तो इसके पास भी नहीं था डी, तो ये भी क्या आ जाएगा ऐसे। क्योंकि देखना, अगर मैं इसी डी को दोबारा से मल्टीप्लाई करता हूं तो डी इंटू 1 डी आ जाएगा, माइनस डी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है डी से डी क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास क्या बन जाएगा टी, प्लस यहाँ पे भी डी मल्टीप्लाई होगा, डी से डी कैंसिल और दोबारा से मल्टीप्लाई। तो ये जो आपके पास यहाँ पे हमारे पास हमने ये सॉल्व किया है, ये वाली पूरी टर्म सॉल्व की है। ये कैसे करी हमने, आपने क्या देखना है, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और पूरी इक्वेशन में से डी को क्या कर लेंगे, हम बाहर कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे, डी इसके पास था, इनके पास और इसके पास नहीं था, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, यहां से डी जो कॉमन लिया था बाहर चला जाएगा, यहां से क्या बनेगा 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी बाई के, और ये बन जाएगी मेरे पास इसकी सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे डिवाइड करना है, आपने एक फर्स्ट इक्वेशन बना रखी हुई थी सी नॉट वाली, तो डिवाइडिंग इक्वेशन सिक्स्थ बाई इक्वेशन फर्स्ट, या आपने क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी उसके साथ सिक्स्थ इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, सी है हमारे पास, इसको डिवाइड करोगे किसके साथ, सी नोट के साथ, तो क्या बन जाएगा सी अपॉन सी नोट, और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट था वो था क्या, इसका सी नोट का क्या रिजल्ट था, ए एप्सिलॉन नॉट और डी वाला, तो वो आपस में क्या कर देंगे, इन्हें डिवाइड कर देंगे, और ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे, बचेगी क्या टर्म 1 अपॉन 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी अपॉन डी के। ठीक है, हमने क्या किया है, जो इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास, जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसके साथ यानी सी नोट का जो रिजल्ट था उसके साथ आपने क्या कर दिया, इस टर्म को डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, बड़ा सिंपल है, हमारे पास सी नोट की जो टर्म थी आपके पास उसके साथ आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये इक्वेशन कुछ ऐसी सी, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसके साथ डिवाइड करोगे ये पूरी की पूरी टर्म कट जाएगी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगी। अब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, ये जो पूरी टर्म है नेक्स्ट स्टेप में इसको कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा, ये 1 माइनस टी बाई डी बाहर चला गया, इसकी जगह पे क्या आएगा आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस का कॉमन लिया है तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ से देखो टी अपॉन डी तो था इसके पास भी और इसके पास भी, तो यहाँ पे बचा क्या 1 अपॉन के, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 1 अपॉन के। ध्यान से देखना, थोड़ी लेंथी है डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट भी है, दोबारा से बता रहा हूँ, ये 1 माइनस टी बाई डी बाहर चला गया हमारे पास, नेगेटिव का गया है तो ये साइन किसका हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव वाला चेंज होकर नेगेटिव का हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ से टी बाई डी बाहर चले जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन के, तो ये एक ब्रैकेट में हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी थी। सी नोट को आप कहाँ ले जाओगे, दूसरी साइड, तो देखो सी नोट को अगर हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो हमारे पास नेट फाइनल रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, कुछ ऐसा सा आपके पास देखने को मिलेगा, C इक्वल्स टू ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा 1 माइनस टी बाई डी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के, ये आपके पास टोटल कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला बनता है। किस केस के लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज करोगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में रखोगे किसके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के,
जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी जाती है तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला बनाया जाता है, C इक्वल्स टू C नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस T बाई D ब्रैकेट में 1 माइनस T अपॉन 1 अपॉन K। तो ये आपके पास क्या है, पूरी की पूरी डेरिवेशन थी, इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करना बार बार, ठीक है। अब हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, नेक्स्ट केस के लिए। और नेक्स्ट केस हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट केस आपके पास अब देखने को मिलेगा स्फीयर का। नेक्स्ट केस है हमारे पास कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हमारे पास बात होगी किसकी, स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करनी है हमने, ठीक है। जो आपने पहले पैरेलल प्लेट पढ़ा, फिर पैरेलल प्लेट फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पढ़ा। अब हमारे पास जो स्फेरिकल कैपेसिटर है वो कैसा है, वो उसके लिए आपने कैपेसिटेंस के रिजल्ट फाइंड आउट करना। ये देखो, एक हम कॉन्सेंट्रिक स्फीयर कंसीडर करेंगे, बीच में आपने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते कैसे हैं, एक स्फीयर उसके बाहर एक और स्फीयर, ठीक है। तो अब हुआ क्या, हमने एक स्फीयर कंसीडर किया, ये देखो ये वाला, इसके ऊपर कौन सा चार्ज प्लेस करवा दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही आपने पॉजिटिव चार्ज प्लेस करवाया तो आपके पास यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी कैसा, पॉजिटिव का। और एक बाहर आपने ये वाला जो आपने यहाँ पे सरफेस ड्रॉ किया हुआ है, एक स्फेरिकल शेल ये है जो कि नेगेटिव है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट से ही होती हैं। तो एक हमारे पास पॉजिटिव आ गया, इनर वाला जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो बाहर वाला है वो नेगेटिव चार्ज है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज जो है वहां पे भी क्या होगा, हमारे पास बीच में देखो एक डॉटेड वाला बनाया हुआ है, डॉटेड जो स्फीयर बन रहा है ये क्या है हमारे पास, इसका गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास क्या है, इसका गॉसियन सरफेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस केस में सेंटर में E की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और ये बाहर हम लेकर लिखा है कि E की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, नॉट इक्वल्स टू 0। दो केस बनेंगे, दो आपके पास स्फीयर है तो दो केस बन रहे हैं। एक केस में E की वैल्यू 0 आ रही है, इनर साइड आपके पास E की वैल्यू 0 और आउटर साइड में E इज नॉट इक्वल्स टू 0। दोनों की अलग अलग रेडियस होगी। जो आपके पास ये इनर वाला स्फीयर है इसकी रेडियस स्मॉल है और जो बाहर वाला स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, स्मॉल b। तो हम वही थ्योरी लिखेंगे यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स A एंड B ऑफ रेडियाई AB। रेडियस कितना है इसका, स्मॉल a स्मॉल b विद चार्ज, चार्ज कितना कितना है इसके, पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास अगर गॉसियन सरफेस बना है और अगर क्लोज्ड आपके पास स्ट्रक्चर है तो हम किसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे, गॉस थ्योरम का। तो आप क्या लिखोगे कि हमारा जो गॉसियन सरफेस बना है उसका रेडियस कितना है, r। उसका रेडियस वो भी स्फेरिकल शेप का है तो उसका रेडियस r है और यहाँ पे हम गॉस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो गॉस थ्योरम होती क्या है, आपके पास क्लोज्ड इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन, ये होती है। यहाँ से हम क्या करेंगे, चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करी जा सकती है, एप्सिलॉन नॉट को दूसरी तरफ लेके जाओ, किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये तो हम सारा कुछ सॉल्व कर चुके हैं पहले भी, पहले वाली डेरिवेशंस में ऐसे ही कर रहे हैं, उसी का यूज करना है आपको। अब यहाँ पे अगर मेरे को E वेक्टर डॉट ds वेक्टर सॉल्व करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, वेक्टर हटा देंगे और एंगल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, EDS cos ऑफ थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो dr है ds है ये सारे एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं हमारे पास। तो आपके पास E और ds, यहाँ पे ये जो E वेक्टर है और ds वेक्टर है ये सेम डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है हमारे पास, 1। cos 0 कितना होता है, 1। तो सॉल्व करके क्या आएगा, क्यू के लिए रिजल्ट, क्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड इंटीग्रेशन EDS, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थ्रू आउट दी गॉसियन सरफेस की होती है कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो बाहर चली जाएगी, इंटीग्रेशन किसकी होगी हमारे पास, ds की इंटीग्रेशन होगी। जब आप ds की इंटीग्रेशन कर रहे हो किसी स्फीयर के लिए तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। अब इसे सॉल्व करके आपको क्या मिल रहा है, 4πr² आ गया। यहां से मेरे को किसकी वैल्यू बनानी है, यहां से मेरे को बनानी है E की वैल्यू। E की वैल्यू जैसे ही बनाऊंगा मैं तो ये दोनों टर्म कहाँ चली जाएंगी, दूसरी साइड जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी, E के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड जाके किसकी हो जाएंगी, डिवाइड की। तो क्या रिजल्ट बनेगा, E इक्वल्स टू, ये डिवाइड में जाएगा 1/4π और यहाँ से आएगा एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड में r²। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या आ गई, E के लिए रिजल्ट बना, ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। कुछ भी नहीं किया, सेम आपके पास वही आपने पिछले रिजल्ट का यूज किया है, गॉस थ्योरम ही करिए यहाँ पे प्रूव, गॉस थ्योरम कर रहे हैं क्योंकि गॉसियन सरफेस बन जाता है दोनों स्फेरिकल शेल के बीच में।
ठीक है, अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है अब इसका यूज करना है कैपेसिटेंस के लिए। देखो आपके पास ये ई की वैल्यू बनी है, अभी वी की वैल्यू बनानी है आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। तो उसी के लिए हम ये सारा रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो चलो, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन बना ली थी। इसके बाद देखो हमने क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब दो स्फीयर बन रहे हैं और दोनों पे जो चार्ज है वो अलग अलग है, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिसकी स्फीयर की रेडियस कितनी है, ए और बी। तो आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हो रहा है उसको कैसे लिखेंगे हम। देखो पहली बात तो ये है हमारे पास कि यहाँ पे जो स्फीयर बड़ा वाला है उस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यानी नेगेटिव चार्ज कितना है हमारे पास, ज्यादा होगा। ऐसा हो सकता है, बड़ा स्फीयर है ऐसे याद रख सकते हो, ज्यादा होगा कि डिफरेंस निकाल लोगे दोनों के बीच में तो नेगेटिव साइन आने वाला है, यानी नेट नेट रिजल्ट क्या होने वाला है हमारे पास, नेगेटिव है, ऐसे याद रखा जा सकता है। इंटीग्रेशन करोगे आप टोटल चार्ज के लिए तो किसके लिए बनेगी वैल्यू, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, क्योंकि ये जो आपने पोर्शन कंसीडर किया हुआ है इसको किससे लिखा है यहाँ पे, ये है हमारे पास डी आर वेक्टर। इसीलिए हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है इसका लिए, टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए बी टू ए, आप कहां से कहां चल रहे हैं, बी और ए दोनों रेडियस है हमारे पास, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये दोनों रेडियस के बीच में आपके पास, दोनों के बीच में आपके पास क्या बन रहा होगा, यहाँ पे वी बन रहा है। तो आप क्या देखोगे कि बी से लेके ए तक और नेगेटिव साइन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये हमारे पास किसकी वैल्यू बनती है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। तो यानी कि आपके पास फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की इंटीग्रेशन करनी है बी से लेके ए तक, और ये नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि बड़ा वाला स्फीयर जो है उस पे नेगेटिव चार्ज है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, ई वेक्टर और डी आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पे जीरो आपके पास एंगल बनेगा दोनों के बीच में, यानी cos जीरो कितना हो जाएगा हमारे पास 1, cos जीरो 1 हो जाएगा, वेक्टर हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास ई डी आर, तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन b टू a ई डी आर। और इस इक्वेशन में आप इक्वेशन फर्स्ट को पुट कर दो, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास किसका रिजल्ट है, देखो e के लिए रिजल्ट बना। जैसे आप वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास ये इक्वेशन कैसे आ जाती है, v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन b टू a e की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर dr। अब देखो आप dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है तो सिर्फ r की इंटीग्रेशन होगी, बाकी सारे कांस्टेंट है वो तो बाहर चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया, इंटीग्रेशन b टू a, और जब आप 1/r स्क्वायर है हमारे पास तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, r-2, हमने r इनवर्स का लिख दिया, इनवर्स बना दिया इसका और -2 आ गया dr। अब आपको क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है, वही r x n+1 डिवाइड बाय n+1 का फॉर्मूला। अब जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे आपके पास नेट फाइनल रिजल्ट बन जाएगा लिमिट पुट करने के बाद। ठीक है चलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सीखा कि अब हम इनवर्स बना के इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या रूल होता है, xn+1 डिवाइड बाय n+1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो -2+1 डिवाइड बाय -2+1 आएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सॉल्व करके कितना आएगा, -1 डिवाइड बाय -1। तो आप इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से r-1, यानी ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से -1 डिवाइड बाय -1, और इसकी लिमिट आपको अब क्या करनी है, पुट करनी है। तो देखो जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं इसे तो क्या देखने को मिल रहा है, ये इनवर्स आ जा रहा है, ये माइनस और ये माइनस आपके पास क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव की हो जाएंगे। और अगर मेरे पास ये r-1 है तो मैं इसे 1/r लिख सकता हूँ। तो जैसे ही मैं 1/r लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, a/b, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या आएगा, ये मेरे पास अपर लिमिट है, ये मेरे पास लोअर लिमिट है, तो वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बन जाएगा, v इक्वल्स टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b, ये बन गया। दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, a और b का एलसीएम आ जाएगा ab, और यहाँ पे ab को आप a से डिवाइड करो तो क्या बचेगा, b बचेगा, b को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, b माइनस, सेम यहाँ पे भी ab को आप डिवाइड करो b से तो b से b कैंसिल, और यहाँ पे क्या बनेगा, a मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, a इंटू 1 a आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट बनेगा, v इक्वल्स टू q b माइनस a डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab। इसके बाद ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी हमारे पास, सेकंड आ जाएगी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने तो v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, हमें v की वैल्यू थोड़ी चाहिए थी, पोटेंशियल थोड़ी चाहिए था, पोटेंशियल तो हम पहले पिछले टॉपिक्स में कवर कर चुके हैं, हमें चाहिए थी यहाँ से कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए क्या रिजल्ट बनता है, आपको याद है, c इक्वल्स टू q/v, और ये बना देंगे थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यानी v की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, तो आप लिखोगे पुट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड
आप v की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा सा दिखेगा, c इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई v की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, क्यू बी माइनस ए डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल, ये डिवाइड की टर्म में कहां चली जाएगी ऊपर, तो आपके पास क्या बनेगा c इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए। आपके पास सेम था, इंटीग्रेशन करिए आपने, इंटीग्रेशन करने के बाद ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस के हो गए, इनवर्स का था तो 1/r लेके आप जैसे ही आपने लिमिट पुट करी, लिमिट पुट करने के बाद हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया ए बी को जैसे ही इसके डिनोमिनेटर ए के साथ डिवाइड किया आपने तो क्या बचा, बी बचा, बी माइनस और यहाँ पे क्या बचा आपके पास ए। ठीक है, वैल्यू पुट करी, c इक्वल्स टू क्यू बाई वी में आपने वैल्यू पुट करी और जैसे ही आपने v की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी जी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट बन गया। अगर हमसे कोई पूछेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करनी है तो आप ये वाले रिजल्ट का यूज करोगे, c इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन रहा है स्फेरिकल के लिए। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन है, अभी खत्म नहीं हुई है, स्फेयर के लिए हमारे पास इसी के बाद हमारे पास केस बनता है सिलेंड्रिकल के लिए। फिर हमारे पास आता है कि अगर किसी सर्किट में बड़े सारे कैपेसिटर्स जुड़े हों, पैरेलल जुड़े हों, सीरीज में जुड़े हों, तो कैसे आपके पास रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये दो टॉपिक ही हैं और एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारे पास, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो 3 टॉपिक है बस, इसके बाद ये चैप्टर हमारे पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।